शेक्स, गर्ल्स, फास्ट कार्स, पैसा, पावर और पार्टीज। ट्रैवल व्लॉगर्स से लेकर टीचर्स तक आज तक हर किसी ने हमें ये बताया कि दुबई इक्वल्स लग्जरी। बुर्ज अल अरब के 7 स्टार रूम से लेकर बुर्ज खलीफा के फाउंटेन्स तक सब कुछ टॉप क्लास। यू सी इन शेख्स के पास इतना पैसा है कि इनके प्राइवेट जेट के इंटीरियर से लेकर टॉयलेट पेपर तक हर एक चीज सोने की है। एक $multi-billion ऑयल एंड टूरिज्म एम्पायर। लेकिन फिर आते हो आप, अपनी जॉब से टायर्ड, अपने बॉस से परेशान, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान, फॉलोइंग अ डेली रूटीन, रैट रेस के शिकार। बस पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, बड़े सपने हैं, लेकिन आप फंसे हुए हो अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने कलीग्स के बीच, और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। आप एक दिन जाते हो और यूट्यूब खोलते हो, गेस व्हाट, आपको एक दुबई का ट्रैवल व्लॉग दिखता है, एक वीडियो जिसमें लोग दुबई के अंदर लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टीज, गर्ल्स, फास्ट कार्स, एक ड्रीम लाइफस्टाइल, एंड यू आर हुक्ड। एक व्लॉग से दूसरा व्लॉग, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड फाइनली आप पहुंचते हो एक ऐसी वीडियो की तरफ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब कुछ झूठ है, आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कि आपको ये फील करवाए कि आप कुछ नहीं हो, आप गरीब हो, आपके पास पैसे नहीं है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप कभी भी ऐसी जिंदगी जी नहीं सकते हो। और अब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दुबई जाकर एक मिलियनेयर बनना और वो जिंदगी जीना जिसके आज आप सपने देख रहे हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अनुसार पर डे दुबई के अंदर 7 से भी ज्यादा इंडियंस ने डेली अपनी जान गंवाई है। एंड यू नो व्हाट, दुबई के अंदर इंडियंस की ये डेथ का सिलसिला आज नहीं बल्कि काफी ज्यादा सालों से चल रहा है। साल 2005 इंडियन एम्बेसी इन यूएई ने 971 डेथ्स को रजिस्टर किया था, जिसमें से सिर्फ 61 डेथ्स ऐसी थी जो कि एक्सीडेंट्स के कारण हुई हो। सोशल मीडिया पर दुबई में रहने वाले शेख्स और मल्टीबिलियनर्स की लाइफस्टाइल को देखकर हमें ऐसा लगता है कि दुबई में रहने वाला हर एक आदमी खुश है, और इसी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक हाई अर्निंग जॉब लेते हैं और दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है। दुबई में रहने वाले मिड रेंज वर्किंग प्रोफेशनल की 70% इनकम सिर्फ और सिर्फ उसके रेंट में खर्च होती है, और बाकी बची हुई 30% इनकम पर उसको अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं। बहुत ही कम लोगों को ये पता है, लेकिन दुबई की 70% पॉपुलेशन की मंथली अर्निंग $300 यानी कि 25,000 रुपीज से भी कम है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर दुबई के अंदर इतनी ज्यादा गरीबी है तो फिर दुबई पुलिस जो कि लैम्बोर्गिनी से पेट्रोलिंग करती है और यहाँ पर शेख लोगों की गोल्ड से बनी हुई रोल्स रॉयस, क्या ये सब कुछ एक झूठ है? वेल, नॉट रियली, बट द थिंग इज कि दुबई के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको कभी भी सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज चैनल्स पर देखने को नहीं मिलता, बट रियलिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दुबई की डार्क साइड और वहां पर होने वाले इंडियंस की डेथ, इन चीजों के रिलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इन 3 चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, हिस्ट्री, कि आखिर दुबई की हिस्ट्री है क्या। नंबर 2, मनी मेकिंग मॉडल, कि आखिर दुबई पैसे कमाता कैसे है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो सीक्रेट्स जो कि दुबई को एक्चुअली में बहुत ज्यादा डार्क बनाते हैं। मॉडर्न दुबई की कहानी शुरू होती है 1901 में, जब हाशिर अल मखतूम दुबई को एक फ्री पोर्ट के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ के लोग फिशरमैन हुआ करते थे, और इस फ्री पोर्ट के कारण दुबई के अंदर किसी को भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, इन चीजों के ऊपर टैक्सेस पे करने की जरूरत पड़नी बंद हो चुकी थी। इसके अलावा दुबई के बिजनेसमैन को उसके जमीन के ऊपर प्रोटेक्शन देने की गारंटी दी जाती थी, जिसके चलते दुबई के अंदर खूब सारे बिजनेसमैन आने लगे, और सिर्फ 5 साल के अंदर 1906 आते आते दुबई का पोर्ट कार्गो ट्रेड 70,000 टन से भी ज्यादा हो चुका था। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा था कि अचानक सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। 1929, द ग्रेट डिप्रेशन, और अब दुबई की हालत फिर से पहले जैसी हो चुकी है। कुछ साल बीतते हैं और कुछ नहीं बदलता, लेकिन फिर एक दिन अचानक 3 मार्च 1938 मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमेरिकन कंपनी ऑयल डिस्कवर करती है, जिस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल रिग्स को सेटअप किया जाता है। लेकिन ऑयल की रिफाइनिंग होती है ऑयल की रिफाइनरी के अंदर, एंड दिस इज वेयर दुबई कम्स इन। दुबई की लोकेशन एडवांटेज और पोर्ट्स ने ऑयल कंपनीज के लिए ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बना दिया। 1958 में हाशिर अल मखतूम की डेथ के बाद सईद अल मखतूम दुबई के नए प्रिंस बनते हैं। 56 इयर्स के इस विजनरी लीडर ने दुबई के लिए एक ऐसा सपना देखा जो कि आने वाले सालों में दुबई को एक वर्ल्ड क्लास ट्रेड सेंटर और टूरिज्म हब बनाने वाला था। प्रिंस ने यह देखा कि दुबई की सबसे बड़ी वीकनेस है कि दुबई के पास कोई ऑयल रिजर्व्स है ही नहीं, लेकिन प्रिंस ने एक और चीज नोटिस करी कि दुबई के पास एक बहुत ही पावरफुल एडवांटेज है, और वो है दुबई की जियो इकोनॉमिक लोकेशन। 1945 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सऊदीज को एक कन्विंस करते हैं कि अब आप लोग ऑयल यूएस डॉलर्स के अंदर सेल करना, और क्योंकि ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है जो कि हर एक नेशन की नीड है, इसलिए द कंट्रीज हु आर सेलिंग ऑयल दे मेड अ टन ऑफ मनी। एंड क्योंकि अब वर्ल्ड वाइड ऑयल यूएस डॉलर्स के अंदर ट्रेड हो रहा था, दैट इज द रीजन कि यूएस डॉलर एक रिजर्व करेंसी बनी। बट द कैच इज कि दुबई की जियो इकोनॉमिक लोकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो उनकी सबसे बड़ी
एडवांटेज बनी, जिस चीज का यूज करते हुए उन्होंने इन सारी की सारी ऑयल कंपनीज को पोर्ट फैसिलिटीज देना शुरू किया। जिस चीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये पोर्ट फैसिलिटीज देना ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लेकर ऑयल को ट्रांजिट करने तक, इन दोनों चीजों से बहुत ही ज्यादा कम एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही कम रिस्की भी है। बट एज इंडियंस हमें ये बेस्ट ट्राई करना चाहिए कि लोगों के साथ ऐसा ना हो, लोगों को जेन्युइन जॉब्स मिले और वो भी बिना किसी फेक प्रॉमिस के। एंड यू नो व्हाट, इस वक्त ढेर सारी जॉब्स अवेलेबल है फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर प्रोफेशनल्स, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, और ये सारी चीजें हैं बस आपसे एक क्लिक दूर। आई अटैच अ स्पेशल जॉब लिंक फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको मिलेगा एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, वो भी इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड एचडीएफसी एंड मेनी मोर विद अ ग्रेट सैलरी। मेरे लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो वाया कॉल और व्हाट्सएप, और आप अपना इंटरव्यू सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर शेड्यूल करवा सकते हो। सो प्लीज चेक आउट माय जॉब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, स्मॉल और बिग, एंड यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, देन अपना.co इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू। यहाँ पर हायर करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप हर तरीके का प्रोफेशनल हायर कर सकते हो, फ्रॉम सेल्समैन टू अकाउंटेंट टू मार्केटर टू टेलीकॉलर, कुछ भी। आपको बस 2 मिनट लगेंगे। अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी कंपनी डिटेल्स और अपनी हायरिंग डिटेल्स डालो और अपना.co से सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हो। अगर आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है तो मैंने हायरिंग के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर एक सेपरेट लिंक डाल रखा है, जहां से जाकर आप अपनी हायरिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हो। साल 1958 से शेख राशिद ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना शुरू किया, लेकिन 1966 से लेकर अर्ली 2000 तक दुबई के अंदर एक चीज बहुत ही ज्यादा स्पीड से हुई, एंड दैट वाज इमिग्रेशन। जैसे जैसे दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता गया, वैसे वैसे दुबई की लेबर पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, और आज यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 46% सिर्फ और सिर्फ इंडियंस है। 1966 के बाद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्पीड से डेवलप हो रहा था। जिस चीज को डेवलप करने के लिए दुबई को लेबर की जरूरत थी, जिस चीज के लिए बहुत सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियंस यहां से दुबई शिफ्ट हुए ताकि वो लोग वहां पर अच्छा काम कर पाए। और उस वक्त इंडिया के अंदर भी उतनी ज्यादा डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज थी ही नहीं लेबर्स के लिए। बहुत ही कम लोगों को मालूम है, लेकिन दुबई की 70% से ज्यादा पॉपुलेशन लेबर वर्कफोर्स है। एंड द सैड पार्ट इज कि इन लोगों को स्लेव से भी गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है। बेन एंडरसन, एक ब्रिटिश रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट, दुबई पहुंचते हैं, जिसके बाद दुबई की एक ऐसी साइड दुनिया के सामने आती है जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। ये कहानी एक 24 साल के बांग्लादेशी वर्कर सुहानिल मोनिर की है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर खूब सारी लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं। ये सारे लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसीज ट्रैवल करके अलग अलग टाउन्स, अलग अलग विलेजेस के अंदर जाते हैं लोगों को उठाने के लिए। वहां पर जो ऑलरेडी वर्किंग वर्कर्स होते हैं उनको जाकर एक अच्छी जॉब का लालच दिया जाता है। लोगों को ये कहा जाता है कि उन्हें ऐसी जॉब्स मिलेंगी जहां पर उन्हें 500 से $1200 मंथली मिलेगा, वो भी अकोमोडेशन और खाने के साथ साथ। वर्कर्स कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज उन वर्कर्स को दुबई भेजने के लिए उनके वीजा और फ्लाइट, इस चीज के चार्जेस को ऐड ऑन करते करते उनसे $2,000 से $3,000 ले लेते हैं। बट द थिंग इज कि ये $2,000 से $3,000 ज्यादातर वर्कर्स के पास होते ही नहीं है, और उन लोगों को इस पैसे को अरेंज करने के लिए या तो अपना कुछ बेचना पड़ता है या फिर अपना कुछ गिरवी रखकर लोन उठाना पड़ता है। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब ये सारे के सारे वर्कर्स दुबई पहुंचते हैं। जैसे ये वर्कर्स दुबई पहुंचते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि इन लोगों को हायर करके लाई है, वो सबसे पहले तो इन सारे वर्कर्स का पासपोर्ट सीज कर लेती है। पासपोर्ट सीज करने के बाद एकदम टेरिबल वर्किंग कंडीशंस, 45 टू 49 डिग्री सेल्सियस के अंदर 14 घंटे इन वर्कर्स से काम कराया जाता है। एंड द थिंग इज कि इन सारे के सारे वर्कर्स को पर डे बेसिस पर पे किया जाता है, यानी कि अगर आप किसी दिन बीमार हो या फिर आप किसी दिन काम पर नहीं पहुंच पाए तो आपको उस दिन के पैसे नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें से किसी भी वर्कर को जो कि अभी अभी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आया है, इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको पहले 2 से 3 महीने तक सैलरी दी ही नहीं जाती। उनको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्विंग पीरियड में रखा जाता है। और इससे भी ज्यादा खराब चीज है इन वर्कर्स की अकोमोडेशन। जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, इन सारे वर्कर्स की अकोमोडेशन उस कंस्ट्रक्शन साइट से बहुत ज्यादा दूर होती है। इन सारे वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन साइट से लेबर कैंप्स तक ले जाया जाता है। ये लेबर कैंप्स एक्चुअल सिटी से 40 से 50 किलोमीटर दूर होते हैं। इन लेबर कैंप्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे कमरे होते हैं, और एक कमरे के अंदर ट्रिपल डेकर बेड्स लगाए जाते हैं, और उस ट्रिपल डेकर बेड्स के चलते उस एक छोटे से कमरे के अंदर 8 से 11 लोग रह रहे होते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, उन लेबर कैंप्स के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी में हार्डली उन लेबर्स को एक पंखा मिलता है, और इसके साथ साथ उन्हें डिस्टिल्ड वाटर तक भी नहीं दिया जाता। और जो सबसे खराब बात है वो ये है कि ये सारे के सारे लेबर्स किसी ना किसी तरीके का लोन लेके या कैसे ना कैसे पैसे जुगाड़ करके दुबई तक पहुंचे हैं।
और जब तक ये लोग काम नहीं करते और जब तक इनके पास इतने पैसे इकट्ठे नहीं होते कि ये लोग वापस जा सके, ये लोग वापस नहीं जा पाते। और अब ये वर्कर यहाँ पर फंस चुका है, लोन लेकर दुबई पहुंचा है और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ताकि वो इतने पैसे इकट्ठे कर पाए कि कभी ना कभी वो वापस अपने देश आ पाए। इतनी भयानक कंडीशंस होने की वजह से ज्यादातर वर्कर्स या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं। 10 मई 2011 तमिलनाडु का रहने वाला अतिरमन कनन, जो कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम कर रहा था, वो बुर्ज खलीफा की 147th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। और इससे ठीक एक साल पहले साल 2010 में 113 इंडियन वर्कर्स ने सुसाइड किया था। मई 2021 34 साल के एक इंडियन वर्कर ने दुबई के अल रिया एरिया के अंदर खुद को अपने कमरे के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। 2017 से लेकर 2021 पिछले 5 सालों में हर दिन दुबई के अंदर 5 इंडियंस ने अपनी जान गंवाई है। और ये चीज सिर्फ इंडियंस पर नहीं बल्कि वहां पर रहने वाले नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, हर एक बंदा जो कि वहां पर एक काम करने का सपना लेकर आता है ना, उस हर इंसान ने फेस करी है। दुबई के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन सिर्फ लेबर वर्कफोर्स के साथ ही नहीं बल्कि वहां पर जो फीमेल डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके साथ भी होता है। बहुत सी एशियन कंट्रीज से लाई गई लड़कियां या तो यहाँ पर जॉब करने के लिए अपनी मर्जी से आती है या फिर उन्हें झूठ बोलकर यहाँ पर लाया जाता है। इनमें से ज्यादातर लड़कियों को यहाँ पर डोमेस्टिक वर्क के लिए रिक्रूट किया जाता है, लेकिन उसके बाद इन सारी की सारी लड़कियों को 7 दिन 24 घंटे एक कैदी की तरह एक घर के अंदर रखा जाता है और इनसे लगातार बिना रुके काम करवाया जाता है। इन वर्कर्स को पिटाई से लेकर सेक्सुअल हरासमेंट तक हर तरीके के ह्यूमन राइट्स वायलेशन का सामना करना पड़ता है। और अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो या तो उसको मार दिया जाता है या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशंस के तहत जेल में डाल दिया जाता है। एंड द थिंग इज कि बिना किसी और की परमिशन के अगर कोई यहाँ पर अपनी जॉब को बदलना चाहे या फिर अपने देश वापस जाना चाहे तो इंडियन एम्बेसी भी उनके पासपोर्ट के बिना मदद नहीं कर सकती। और उनका पासपोर्ट तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑलरेडी जब्त करके बैठी हुई है। सो टेक्निकली ना तो वो अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं और ना ही अपने देश वापस जा सकते हैं। अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। हमें इंडिया ना किसी तरह बुला लीजिए। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि अगर दुबई के अंदर चीजें इतनी ज्यादा खराब है तो फिर हमें कभी भी सोशल मीडिया पर या फिर हमें न्यूज के अंदर ये सारी चीजें देखने को क्यों नहीं मिलती? वेल, वन वर्ड, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दुबई की गवर्नमेंट इन सारी चीजों को दबा कर रखती है। दुबई सिर्फ नाम के लिए एक रिपब्लिक कंट्री है, बट द रियलिटी इज कि दुबई की गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए ये बातें कभी भी किसी के सामने आती ही नहीं है। दुबई में लेबर एक्सप्लॉयटेशन करने वाली ज्यादातर कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड है और वो ये सारी चीजें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं। एंड दे रियली डोंट केयर कि उससे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हो या ना होते हो। जहां पर दुबई की लेबर पॉपुलेशन रहती है ना, उन लेबर कैंप्स को मेन सिटी जहां पर सारी की सारी टूरिस्ट पॉपुलेशन आई है, बड़े बिजनेसमैन आए हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा दूर रखा जाता है ताकि टूरिस्ट को और बिजनेसमैन को कभी भी ये पता ही ना चल पाए कि दुबई की एक्चुअल हालत कैसी दिखती है। एंड द थिंग इज कि अगर आप एक टूरिस्ट हो या फिर आप एक आम इंसान हो तो आपको इन लेबर कैंप्स तक जाने की परमिशन दी ही नहीं जाती। क्यों? क्योंकि दुबई की गवर्नमेंट ये चाहती ही नहीं है कि दुबई की एक्चुअल साइड आपके और मेरे जैसे लोगों को मालूम पड़े। बेन एंडरसन भी यहाँ पर एक हिडन कैमरा लेकर गए थे क्योंकि जो लेबर कैंप्स के अंदर लोग रहते हैं वो इनफैक्ट कैमरा के आगे आने से भी डरते हैं। दुबई में रहने वाले इमिग्रेंट्स मेनली इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। नंबर 1, हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, नंबर 2, लो अर्निंग प्रोफेशनल्स एंड नंबर 3, अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स। हमें सोशल मीडिया पर दुबई के हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स की ही लाइफ दिखाई जाती है, जिस चीज को देखकर हमें ऐसा फील होता है कि दुबई के अंदर तो हर चीज लग्जरी से भरी हुई है, दुबई में सिर्फ मजे होते हैं। बट इन रियलिटी दुबई एक मॉडर्न स्लेवरी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर हमें दुबई के अंदर ही इतनी सारी लड़कियां देखने को आखिर क्यों मिलती हैं? शेख्स के आसपास इतनी लड़कियां क्यों दिखती है? दुबई में इतना ज्यादा पार्टी कल्चर आखिर क्यों है? वेल, यहाँ से दुबई की वो डार्क साइड शुरू होती है जिसको दुबई की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शैडो के अंदर आज भी छुपाया जाता है। दुबई टूरिज्म के लिए फेमस है, जिसके लिए दुबई ने होटल्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, मैमथ एक्वेरियम्स, हर एक चीज में इन्वेस्ट किया। इसलिए 35 स्क्वायर किलोमीटर का दुबई शहर, जो कि न्यू दिल्ली जितना है, उसमें साल 2019 में 16.31 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जो कि इंडिया के 17.91 मिलियन टूरिस्ट से सिर्फ 1.5 मिलियन ही कम है। लेकिन दुबई में एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता, एंड दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। दुबई के अंदर 30,000 से भी ज्यादा ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनको यहाँ पर या तो किसी और काम के बहाने लाया गया है और अब उनसे जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है, या फिर पैसों की कमी होने के कारण उन लड़कियों को ये काम करना पड़ रहा है। नाउ सी हाउ दिस वर्क्स। एस्कॉर्ट एजेंट्स ढेर सारी इंस्टाग्राम गर्ल्स
इनके डीएम्स के अंदर मैसेजेस करते हैं और इनमें से कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि बहुत ज्यादा पैसे की लालच में इन चीजों को करने के लिए तैयार हो जाती है, जिस चीज के चलते इन लड़कियों को हर साल 4 से 5 दुबई की ट्रिप्स मारनी पड़ती है, जहां पर इन्हें इन शेख्स के साथ अलग अलग चीजें करने के लिए पैसे मिलते हैं। बहुत सारी इंस्टाग्राम गर्ल्स साल में कम से कम 5 बार दुबई जाती है और दुबई का इंटरनेशनल ओवरनाइट विजिटर्स का स्पेंड $30.82 बिलियन है, जो कि दुबई की जीडीपी का 11% है, एंड दिस इज ह्यूज। दुबई ने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने कोस्ट लाइन को बढ़ाने के लिए काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बिल्ड करे हैं, जिनमें वर्ल्ड आइलैंड्स और 3 पाम आइलैंड्स आते हैं, पाम जुमेरा, पाम जबेल अली एंड पाम डियरा। दुबई में बनाए गए वर्ल्ड आइलैंड्स, जो कि 300 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, वो हर साल 5 मीटर से 9 मीटर पानी के अंदर समा रहा है, एंड इसीलिए इन आइलैंड्स में से सिर्फ 7 ऐसे आइलैंड्स है जो कि रहने के लिए डेवलप करे गए हैं। इन आइलैंड्स को बनाने के लिए डेजर्ट में से रेत लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पर्शियन गल्फ के शैलो वाटर के अंदर नीचे तक ड्रिलिंग करके नीचे में से रेत निकालकर इन आइलैंड्स के ऊपर बिछाई गई है। लेकिन इस चीज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि समुद्र में से इतनी रेत निकालने के कारण जो पानी का लेवल है वो और ज्यादा बढ़ गया है और पानी की वेव्स बढ़ने के कारण फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन वेव्स के कारण आर्टिफिशियल आइलैंड से लेकर दुबई की कोस्ट लाइन हर एक जगह पर इरोजन देखने को मिल रहा है। 1970s के बाद से दुबई के अंदर एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा रैपिड स्पीड से हुआ, जिस चीज के चलते दुबई के अंदर प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को कभी डेवलप किया ही नहीं गया, जिस चीज के चलते आज भी जो सीवेज ट्रीटमेंट के सारे ट्रक्स हैं उनको 3-4 दिन तक लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता है। बट द सैड पार्ट इज कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए दुबई के सीवेज ट्रीटमेंट ट्रक्स इन सारे के सारे वेस्ट को डायरेक्टली वाटर के अंदर डिस्पोज कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में नेचर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दुबई दरअसल हांगकांग, सिंगापुर और लास वेगस जैसी सिटीज को देखकर बनाया जा रहा था, इसलिए दुबई में इतनी सारी जगह खाली होने के बावजूद भी दुबई में इतनी ज्यादा लंबी लंबी बिल्डिंग्स को खड़ा किया गया। बट द थिंग इज कि हांगकांग, सिंगापुर और लास वेगस इन सारी की सारी सिटीज के अंदर जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा एडवर्स नहीं होती, लेकिन दुबई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाता है और इतने ज्यादा हाई गर्मी के टेम्परेचर के अंदर जितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर कांच लगा हुआ है वो बहुत ज्यादा हीट करने लग जाती हैं, जिस चीज के चलते इन सभी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ज्यादा एसी चलाना पड़ता है, जिसका क्लाइमेट के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। दुबई में बनाए गए हर एक स्टेडियम को हजारों गैलन पानी की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक गोल्फ कोर्स को पर डे 4 मिलियन गैलन से भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जिसको डायरेक्टली समुद्र से निकाला जाता है डीसैलिनेट करने के बाद। बट द थिंग इज कि इस डीसैलिनेशन प्रोसेस के दौरान जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो बहुत ज्यादा CO2 को प्रोड्यूस करता है। फूड, अगर खाने की बात करें तो जहां पर एक तरफ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर लोगों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, वहीं पर दुबई के अंदर डेली बेसिस पर 38% फूड वेस्ट होता है और ये नंबर रमजान के टाइम पर तो 60% से भी ज्यादा पहुंच जाता है। दुबई की सुपरफिशियल और कंज्यूमरिज्म प्रमोट करने वाली लाइफस्टाइल ने ना दुबई का पर रेजिडेंट कार्बन फुटप्रिंट इस दुनिया में सबसे ज्यादा बना दिया है, which is just double of America. By the way, don't forget to check out the special job links attached below in the description. दोनों जॉब सीकर्स और जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं और हायर करना चाहते हैं ना, you can check out the links in the description box. मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दोनों लिंक्स अटैच करे। नंबर 1 जहां पर आपको एक्सेस मिलेगा हजारों जॉब्स का इन बिग कंपनीज लाइक रिलायंस एंड HDFC, एंड नंबर 2 जहां पर आप 2 मिनट के अंदर अपनी डिटेल्स डालकर अपनी हायरिंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। दुबई ऊपर से देखने में जितना ज्यादा अमेजिंग लगता है, इन रियलिटी उतना नहीं है, एंड स्पेशली अगर आप एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हो तो। बट I just want to say one thing. सोशल मीडिया पर ऐसी कंट्रीज की चकाचौंध देखकर कभी भी इनसे ओवर अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि दुबई की लैविश लाइफ, लग्जरी लाइफ देखकर वैसे सपने बुनकर वहां पर जाते हैं और वहां जाकर उनको ये मालूम पड़ता है कि रियलिटी तो कुछ और है। इस दुनिया के अंदर आप जितनी भी जबरदस्त चीजें देखते हो ना, उन सबकी एक ऐसी साइड है जो आप सब लोगों से छुपाई जाती है। ऐसी ही एक साइड आइकिया की भी है। आइकिया इस दुनिया की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी होने के बावजूद वो लोग कभी भी कोई भी टैक्स पे नहीं करते, एंड द आयरनी इज कि वो लोग फर्नीचर भी नहीं बनाते हैं। आइकिया के ऐसे कई सारे राज हैं जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देंगे। लेकिन वो राज आखिर है क्या? वेल, ये राइट वाली वीडियो देखोगे ना तो जान जाओगे।